हेलो गाइस, वेलकम टू Vivitrix गेमिंग एंड मोर। इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की। ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो बेसिकली यू आर मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज ऑफ दोस टू डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एक सिंप्लीफाइड तरीका होता है एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को लिखने का। डिटर्मिनेंट के बारे में अगर आप इस तरीके से सोचें कि अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ये डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर कहलाएगा टू एंड दिस डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी ऑफ ऑर्डर टू। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दैट आल्सो विल कम आउट टू बी अ वैल्यू जो कि एक और दूसरा डिटर्मिनेंट होगा जिसका ऑर्डर विल बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। सो नाउ हम लोग अगर इनके प्रोडक्ट को लेने की बात करें तो उसके पहले हम बेसिकली इनकी डेफिनेशन देखते हैं। Multiplication of two determinants is another determinant of same order as that of the resultant determinant. Two determinants of same order can be multiplied. The result would be another determinant of same order. जी हाँ, तो कोई भी दो गिवन डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास बेसिकली चार मेथड्स होते हैं। वो चार मेथड्स हैं, वी कैन मल्टीप्लाई देम रो बाय रो, और वी कैन मल्टीप्लाई देम कॉलम बाय कॉलम, or we can multiply them row by column, or we can multiply them column by row. इन चारों ही मेथड्स में से हम सिर्फ एक मेथड की आज यहाँ पर बात करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एंड दैट बीइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स यूजिंग रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो वापस आते हैं हमारे डिटरमिनेंट पे। हम डिटरमिनेंट के अंदर जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल हमें दिखाई देती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल साइड में दिखाई देते हैं उन्हें हम कॉलम्स कह रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे रो बाय कॉलम, यानी कि हम पहले रो लेंगे पहले डिटरमिनेंट की एंड कॉलम लेंगे दूसरे डिटरमिनेंट का। यहाँ अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए पी एंड बी आर। ध्यान दीजिएगा, हमने ए और पी को कंसिडर किया है, देन हमने बी और आर को कंसिडर किया है। इन दोनों ही एलिमेंट्स के बीच में हम लगाएंगे एक प्लस का साइन, सो दैट वुड बी ए पी प्लस बी आर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एलिमेंट जो कि हम यहाँ लिखेंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम पहली रो और दूसरा कॉलम कंसिडर कर रहे होंगे, सो दैट वुड मीन ए क्यू प्लस बी एस। एंड अगेन अब अगर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करेंगे तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कंसिडर करते हुए हमें मिलेगा सी पी प्लस डी आर, and then we'll be getting CQ plus DS। तो ये हमें एक प्रोडक्ट फॉर्मेट में फाइनल डिटरमिनेंट मिला है, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटरमिनेंट्स। अब ये हमने जो डिफाइन करके अभी आपको दिखाया, दैट वाज फॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू। इफ इन केस वी हैव टू डिटरमिनेंट्स जिनका ऑर्डर थ्री है, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हमें लिखा हुआ मिला, एंड वी हैव पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन एन। इनका प्रोडक्ट भी एक थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा। जैसे हम पहले रो और पहले कॉलम की बात करना चाहते हैं तो हम लिख रहे होंगे यहाँ पर ए पी प्लस बी एक्स प्लस सी एल। देन उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए क्यू प्लस बी वाई प्लस सी एम, एंड देन आफ्टर दैट वील हैव ए आर प्लस बी जेड प्लस सी एन। और आगे बढ़ाते हैं डी पी प्लस ई एक्स प्लस एफ एल, डी क्यू प्लस ई वाई प्लस एफ एम, डी आर प्लस ई जेड प्लस एफ एन, जी पी प्लस एच एक्स प्लस आई एल, जी क्यू प्लस एच वाई प्लस आई एम, एंड देन
जी आर प्लस एच जेड प्लस आई एन। तो ये तो इसका आसान पार्ट था जिसके अंदर हमको एक डिटर्मिनेंट्स जो दो गिवन डिटर्मिनेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना था, और वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। पर अगर कभी इसका उल्टा करना पड़े, दैट मीन्स हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म में डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, उसकी हमें बात करनी है। तो चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा जा रहा है। कभी भी हमको पहला थॉट ये नहीं आएगा कि हम किसी गिवन डिटर्मिनेंट को ब्रेक करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हम हमेशा ये सोचेंगे कि क्या हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर कोई रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रो कॉलम ऑपरेशन लगाने की बात करेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरीके के आप फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करेंगे, which in itself seems very difficult in a situation like this. ये सारी चीजें जब हम सोच चुके होते हैं, then we should think about whether we can split this determinants as a product of two determinants or not. चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट हम रखते हैं और एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज लिखनी थी वो वैल्यूज क्या क्या बनती हैं। जैसे मान लीजिए पहली टर्म वुड बी कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह की सीरीज चल रही थी। देयर वर टर्म्स ऑफ एबीसी एंड देयर वर टर्म्स ऑफ पीक्यूआर। तो एबीसी और पीक्यूआर दो अलग अलग सीरीज हम कह रहे थे। चलिए देखते हैं क्या हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो पहली टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलता है कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी। एक जैसी टर्म्स को हम एक ही सीरीज के अंदर यानी कि एक ही डिटर्मिनेंट के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम मिला मान लीजिए कॉस ए, इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते थे कॉस पी के साथ। यहाँ हमें मिला साइन ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन पी। तो आप देख सकते हैं मैं एक ही टर्म्स को एक साथ और पी की टर्म्स को एक साथ लिखने का सोच रहा हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं पता कि तीसरा एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में क्या होगा। लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम लाइफ में कहाँ किसको जगह दें। ऐसे केसेस में हम उस जगह को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देते हैं, जब समय आएगा वो अपने आप भर जाएगी। पर यहाँ पर एक बात तय है कि इन दोनों टर्म्स में से एटलीस्ट एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा। अगर वो जीरो नहीं होता, दोनों ही टर्म्स जीरो नहीं होती, नॉन जीरो होती, तो इनका कुछ प्रोडक्ट निकल के आता और वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं देखना चाहते, जीरो बनाना चाहते हैं, इसलिए इन दोनों प्लेसेस में से किसी एक जगह या दोनों पर हमें रखना होगा जीरो। शुरुआत करने के लिए दोनों ही जगहों पे हम जीरो रखते हैं। अगली टर्म पर पढ़ते हैं। अगली टर्म cos of a minus q, this would be written as cos a cos q plus sin a sin q। यहाँ पर पहली टर्म cos a जनरेट हो चुकी है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको दिखना चाहिए था cos q। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं cos q और cos a cos q जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट टर्म शुड बी sin a मल्टीप्लाइड बाय sin q। तो यहाँ हमें क्या देखना चाहिए, जल्दी से बताइए, sin q। अगेन यहाँ क्योंकि जीरो जनरेट हो चुका है, यहाँ कुछ भी लिखा हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको यहाँ पर कोई भी और टर्म जनरेट होती हुई नहीं दिखेगी। सो इन दैट केस यहाँ पर भी हम जीरो लिख सकते हैं। एक बार जब आप इस प्रोसेस को सही से करना स्टार्ट कर चुके होते हैं तो आगे आने वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती हैं। जैसे यहाँ आप कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर बनाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर।
and again we can very well write here as 0. हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि हम अगर किसी काम को शुरू करते हैं तो पूरा फिनिश जरूर करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमने लिखना शुरू किया कॉस बी प्लस साइन पी एंड 0। अब आप चेक कर सकते हैं कि दूसरी रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो हमें कॉस ऑफ बी माइनस पी ऑल टुगेदर दे देगा। अगेन cos b 0 and cos q sin q 0, cos b cos q plus sin b sin q and 0, cos b cos r plus sin b sin r cos of b minus r। एंड तीसरी रो में हम लिख सकते हैं cos c sin c 0, so that will give us what, cos c cos r plus sin c sin r and again 0। अब हमारे दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट आने थे वो आ चुके हैं एंड दिस विल गिव अस द प्रोडक्ट एज 0। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि जो डिटर्मिनेंट हमें इनिशियली दिया हुआ था जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था हमको, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे कि इसको कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें कोई रो कॉलम ऑपरेशन नहीं एप्लीकेबल था, इसको हम डायरेक्टली भी एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं एंड वी गॉट सम सक्सेस इन दैट। तो इसी तरीके से आपको सोचना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको अल्फा और बीटा और 1 या 3 कांस्टेंट की टर्म्स में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है एंड आप 1 मिनट लेके वीडियो को पॉज करके चेक करिए कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का भी ब्रेकअप करवाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया अभी अभी कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम सेम टर्म्स को एक ही सीरीज में रखते हुए उस डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है और बाकी सारी टर्म्स में 1 चल रहा था, काफी नाइंसाफी है। तो इस 3 को तोड़ा जा सकता है 1 + 1 + 1 बना के। और अब देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में जो 2 डिटरमिनेंट्स हम लिखना चाहते हैं, एक-एक करके उनकी टर्म्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। 3 1 तब बनेंगे जब यहाँ पे 3 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दें। चेक करिए, ये प्रोडक्ट आपको पहली रो और पहले कॉलम से दे देगा 1 + 1 + 1। सो फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट मीइंग दिस, यहाँ पे आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और जनरेट करना चाहते हैं 1 + अल्फा + बीटा। सो इन दैट केस हम यहाँ पर बहुत आराम से लिख सकते हैं 1 अल्फा एंड बीटा। तो आप चेक कर सकते हैं 1 1 1 when multiplied by 1 alpha beta will give you 1 + alpha + बीटा। और अगला एलिमेंट जो हम लिख रहे होंगे दैट वुड बी 1 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। चेक कर सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, आप अगर सही काम कर रहे हैं तो आपका नतीजा भी सही निकलने लगता है अपने आप। दिस अप्लाइज इन योर लाइफ एज वेल। एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी अब पूरा बन चुका है, दूसरे डिटर्मिनेंट के भी सभी एलिमेंट्स को हम लेके आने की कोशिश करते हैं। तो अगेन सेकेंड डिटर्मिनेंट के एंट्रीज आने के बाद फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रिमेनिंग एंट्रीज को निकालने की हम अब तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला एलिमेंट जो मुझे लिखना है दैट शुड अगेन बी रिटन एज 1। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि 1 + अल्फा + बीटा जनरेट करना है, आई एम सॉरी मैंने ये गलत लिखा था। अब क्योंकि आप अगर इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से तो 1 + अल्फा + बीटा आप लाना चाहते हैं। तो 1 + अल्फा + बीटा कैसे जनरेट होगा, क्या आप कुछ थॉट दे सकते हैं इस पे? ये एलिमेंट है दूसरी रो और पहले कॉलम का। तो यहाँ हमें दूसरी रो और पहले कॉलम के एंट्रीज को मल्टीप्लिकेशन में लाना है।
यहाँ हम लिख रहे हैं 1। आफ्टर दैट हमें लिखना चाहिए अल्फा एंड बीटा। और अब आप चेक करिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। अगेन अगर आप अब इस एलिमेंट A22 की बात करेंगे तो इसके अंदर आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं 1 into 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको दे देगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑटोमेटिकली अगर आप सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आता हुआ दिखाई देगा। क्या आप बची हुई एंट्रीज को आप लिख सकते हैं? तो यहाँ पर बची हुई एंट्रीज को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 1 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, जो कि आपको रिमेनिंग एंट्रीज आती हुई भी अब दिखाई देती होंगी। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड 1 अल्फा पावर 4 एंड बीटा पावर 4 का सम। तो ये सारी एंट्रीज जब आप देख रहे होंगे और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अगर आप देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में एक बात और अब आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ अगर आप इस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ की अगर सेकंड रो की बात करें तो वो इसका सेकंड कॉलम है एंड थर्ड रो की बात करें तो इसका थर्ड कॉलम है। तो दिस डिटरमिनेंट विल बिकम अ स्क्वायर ऑफ, इनमें से कोई भी डिटरमिनेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला कंसिडर किया, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसी डिटरमिनेंट का स्क्वायर जनरेट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं दैट डेल्टा, अगर कोई डिटरमिनेंट हमारे पास जिसकी एंट्रीज 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होती हैं, या फिर इसी को ही इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट निकल के आती है एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये जो डिटरमिनेंट निकल के आ रहा था, इस डिटरमिनेंट को भी अब फर्दर डाउन सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक्स की जगह वन, वाई की जगह अल्फा एंड जेड की जगह बीटा सोचिए, तो आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज आवर फाइनल आंसर। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स मिलता है तो उसका फाइनल आंसर जीरो आ रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका आंसर कुछ भी निकल के आ सकता है एंड ये आपको ऑन द स्पॉट सोचना होता है। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर डिटरमिनेंट जिसको की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एंड हर क्वेश्चन के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करने का सोच सकते हैं। जवाब है ना। क्या हम यहाँ पे कोई रो कॉलम ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं? अगेन जवाब वुड बी ना। आप अगर ये भी सोच लें एक बात को कि हम रो कॉलम ऑपरेशन लगा के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी इट विल नॉट टेक लेस देन 2 पेजेस टू सॉल्व। लेकिन अगर आप अब तीसरा ऑप्शन सोचें कि इन दोनों के अलावा क्या हम इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हाँ, आप उसको फिर बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट है इसकी टर्म्स को एक बार सोचते हैं कि क्या क्या बनेगी। तो इन टर्म्स में आपको दिखाई देता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 bx प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 c x प्लस सी स्क्वायर। ये टर्म्स जब आपको दिखाई दी तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बहुत महान व्यक्ति ने बताया था कि आपको एक जैसी टर्म्स को एक ही डिटरमिनेंट के अंदर रखना है, तो मुझे लगता है एक्स वाई जेड एक जैसी टर्म्स है, ए बी सी एक जैसी टर्म्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक्स वाई जेड की टर्म्स को मैं एक डिटरमिनेंट के अंदर एंड ए बी सी की टर्म्स को मैं एक डिटरमिनेंट के अंदर रखना शुरू करूं। तो हमने रखा एक्स स्क्वायर एंड 1। देखिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देन कम्स एक्स एंड माइनस 2 ए, देन कम्स 1 एंड ए स्क्वायर। तो देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर जनरेट होता हुआ हमें
प्रोडक्ट की फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टू बी बी स्क्वायर। देखिए 1 माइनस टू बी बी स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 जनरेट मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। एंड अगेन तीसरा एलिमेंट 1 minus 2c and c square 1 into 1 x square into 1 x into minus 2c and 1 into c square will give you x square minus 2cx plus c square. फर्दर डाउन अब दूसरी रो पर आते हैं, उसके एलिमेंट्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इजी वाई स्क्वायर वाई एंड 1 हमने यहाँ पर लिखा। तो अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो हमारा रास्ता खुद ब खुद तैयार कर लेता है अपने आप को आगे के लिए। तीसरी रो में हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर जेड एंड 1। ऑटोमेटिकली देख सकते हैं आप दोनों ही डिटर्मिनेंट्स हमारे अब तैयार खड़े हैं। इसी को ही फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंप्लीफिकेशन का सोच रहे थे। दूसरे कॉलम की दूसरे डिटरमिनेंट की दूसरी रो से हमने -2 कॉमन निकाला और पहले वाले डिटरमिनेंट के अंदर हमने पहले और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। दैट बीइंग 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार क्या आप इसको समझ सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो अगली स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी, जिसके अंदर मैं इन दोनों ही डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस होते हैं इनके ऊपर भी मैंने अभी आपको बताया था कि ये इस तरीके के डिटर्मिनेंट का एक एक्सपेंशन होता है। सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन एज x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x a माइनस b b माइनस c c माइनस a। तो फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी एक तरीका हो सकता है इस सिंप्लीफिकेशन को एग्जीक्यूट कर देने का। बट हमें यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पर बातचीत करनी थी, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको कि हमें अब याद रखना है। इफ वी रिप्लेस each element of a determinant delta of order n by its corresponding cofactors, then value of determinant thus obtained is delta to the power n minus 1। मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है ABCD। हर एलिमेंट को हमने उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A का दैट वुड बी D, कोफैक्टर ऑफ B वुड बी -C, cofactor of C would be -B and cofactor of D would be A। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां से हमें जो समझ में आता है दैट बीइंग कि हम अब इस डिटरमिनेंट की अगर बात करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू वुड बी AD minus BC। द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलरेडी ऑब्टेन वाज AD minus BC। ये वैल्यू अगर डेल्टा थी एंड n की वैल्यू 2 थी तो ये जो वैल्यू निकल के आई है दिस वुड बी डेल्टा टू पावर 2 minus 1 यानी कि सेम एज डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 होता ABC XYZ PQR और हर एक एलिमेंट को आप उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहे होते तो नया जो डिटर्मिनेंट आता उसकी वैल्यू शुड हैव बीन डेल्टा स्क्वायर। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं हम। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का ही। उसके एंट्रीज थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। यहाँ पर हम इस
हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। कैपिटल लेटर्स में मैं जो भी लिखूंगा दे विल रिप्रेजेंट द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंट्रीज फ्रॉम दिस गिवन डिटरमिनेंट। कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल B1, कैपिटल B2, कैपिटल B3, C1, C2, C3। ये हमको एक नया डिटरमिनेंट डेल्टा 1 मिला। तो आपको अब ये बताना है कि इन दोनों डिटरमिनेंट्स डेल्टा 1 और डेल्टा में क्या रिलेशन रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, डेल्टा 1 जो नया डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू शुड बी डेल्टा टू द पावर n-1। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो हम कंसिडर करते हैं इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर किया डेल्टा इंटू डेल्टा 1। डेल्टा इंटू डेल्टा 1 अगर हम मल्टीप्लीकेशन करने गए, so we'll multiply a1 by capital A1, a2 by capital B1, a3 by capital C1, जो कि कुछ भी नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने की जगह हम ये भी जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर हम उस डिटरमिनेंट की एंट्रीज को रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 लिखने के बाद दूसरा जो डिटरमिनेंट डेल्टा 1 लिखा, उस डेल्टा 1 में एंट्रीज को ट्रांसपोज लेके लिखा, यानी कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिखा। दैट गिव्स अस a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ट्रांसपोज लेने के बाद अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। सो इन दिस प्रोडक्ट व्हाट वील गेट इज डेल्टा डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, और अब ध्यान से देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे कोफैक्टर से, a1 प्लस a2 प्लस a3 हमें ये पता है कि अगर हम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से तो वी गेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? डेल्टा। अगेन अगर हम एंट्रीज लें पहली रो की और कोफैक्टर्स लें दूसरी रो के, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 द वैल्यू वी ऑब्टेन इज 0। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 द वैल्यू दैट वी गेट इज 0। ये एक कोफैक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। अगेन अगर हम 2 1 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो व्हाट वील गेट इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी कि एंट्रीज सेकेंड रो की कोफैक्टर्स पहली रो के, सो वी गेट 0। और अगर दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वी गेट डेल्टा एंड वी गेट 0 0 0 डेल्टा। ये जोड़ बाकी अपने आप करें। सो वी गेट डेल्टा डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, और अब अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर आप इसको पहली रो से भी एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा इनटू डेल्टा डेल्टा, 3 बार डेल्टा यानी कि डेल्टा क्यू। सो यू गेट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, विच इज एग्जैक्टली आवर प्रॉपर्टी एंड हेंस प्रूव्ड। सो गाइस, यहीं तक हम बात कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की, और ये है हमारा एक यूट्यूब चैनल जिसे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। Stay tuned for more such exciting updates, and that would be it for the day. Sabha Samapti. जय राम जी की